नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। तो आज और कल दिल्ली में ही सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। अमित शाह समेत कई नेताओं से मुलाकात वो कर सकते हैं और कई मंत्री और विधायक भी दिल्ली पहुंचे हैं। तो इसी महीने मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना जताई जा रही है। कैबिनेट विस्तार और फेरबदल की संभावनाओं के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को दिल्ली पहुंच गए। बताया जा रहा है कि वो गुरुवार को वापस देहरादून लौटेंगे। माना जा रहा है कि अपने दिल्ली दौरे के दौरान वो कैबिनेट विस्तार को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात कर सकते हैं। तो मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें लगातार तेज होती हुई नजर आ रही हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। गुरुवार को वो वापस देहरादून लौटेंगे। बताया जा रहा है कि दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े मंत्रियों से मुलाकात वो करेंगे और इसी महीने मंत्रिमंडल के विस्तार की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो कई मंत्री और विधायक भी दिल्ली पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। गुरुवार को वो वापस देहरादून लौटेंगे। कई मंत्री और विधायक भी दिल्ली पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। तो धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। 23 मार्च को 3 साल धामी सरकार के पूरे हो रहे हैं। तो अल्मोड़ा और देहरादून में मुख्य आयोजन किए जाएंगे। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री मुख्य अतिथि प्रतिभाग करेंगे और उत्तराखंड में धामी सरकार के 23 मार्च को 3 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें सरकार की 3 साल की उपलब्धियों को बताया जाएगा। इसके अलावा जन सेवा की थीम पर बहुउद्देशीय और चिकित्सा शिविर आयोजित होंगे। जिले स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में प्रभारी मंत्री कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। जिन जिलों के प्रभारी मंत्री नहीं हैं, वहां संसद कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम को लेकर पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार के 23 मार्च को 3 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर अलग अलग जगहों पर आयोजन किए जाएंगे। अल्मोड़ा और देहरादून में मुख्य आयोजन आयोजित होगा। उधर सीएम धामी ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के स्वर्गीय पिता को हरियाणा के गुरुग्राम स्थित उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम धामी ने परिजनों से भेंट कर शोक संवेदना व्यक्त की और ईश्वर से प्रार्थना की पुण्य आत्मा को श्री चरणों में स्थान प्रदान करे। तो हरियाणा आवास पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। तो सीएम धामी ने अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। भूपेंद्र यादव के पिता का निधन हुआ था। सीएम पुष्कर सिंह धामी उनके आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने परिवारजनों से मुलाकात की, उनसे बातचीत भी की। साथ ही साथ सीएम धामी ने निधन पर दुख व्यक्त किया और परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की। उधर सीएम धामी ने दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास में सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 को लेकर समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सीएम धामी ने कहा कि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, घर बैठे ही उनकी समस्याओं का समाधान हो सके, इसके लिए समीक्षा बैठक की गई है और जिला अधिकारी और हर विभाग के अधिकारी लगातार लोगों से संवाद करें, जनसभाएं आयोजित करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें और चीज़ों को सरल बनाएं। हम हर महीने ऐसी समीक्षा करेंगे ताकि राज्य में लोगों के काम जल्द हो और लोगों को कहीं भी किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। 1905 हमारा ये सभी विभागों की समीक्षा और लोगों को सेवा देने का एक बहुत अच्छी संस्कृति हमारे राज्य के अंदर आए। लोगों को किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े, उनकी समस्याओं का घर बैठे ही समाधान हो, उसके निमित्त आज ये समीक्षा बैठक की है।
और जिलाधिकारियों को, हर विभाग के अधिकारियों को लगातार लोगों से कम्युनिकेशन करना, जनमिलन के कार्यक्रम करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना और चीज़ों का सरलीकरण करना, एक अच्छी कार्य संस्कृति बने, उसके लिए सभी को निर्देश दिए कि पारदर्शिता के आधार पर लोगों की समस्या, जनता की समस्याओं का हल हो। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य विभाग ने इस बार यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य के मद्देनजर व्यापक तैयारियां की हैं। इस बार चारधाम और यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सेवाओं में अभूतपूर्व विस्तार किया जा रहा है। चारधाम यात्रा में हेली और बोट एम्बुलेंस भी तैनात होंगी। चारधाम यात्रा रूट पर सामान्य एम्बुलेंस की तैनाती के साथ हेली और बोट एम्बुलेंस भी तैनात रहेगी। तो स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि यात्रा मार्ग में 20 मेडिकल रिलीफ पोस्ट और 31 स्वास्थ्य जांच केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उधर पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल रेंज राजीव स्वरूप ने इंस्पेक्टर और दरोगाओं के तबादले कर दिए हैं। इनमें 7 इंस्पेक्टर और 31 दरोगा शामिल हैं। ट्रांसफर लिस्ट में कुछ इंस्पेक्टर और दरोगा वो हैं जिनका तबादला वर्ष 2024 में हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते उनके तबादले रुक गए थे। चारधाम यात्रा को देखते हुए तबादले किए गए हैं। तो वहीं उत्तराखंड शासन ने आईएएस के बाद पीसीएस अधिकारियों के बम्पर तबादले कर दिए हैं। 15 पीसीएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में फेरबदल किया गया है। उत्तराखंड कार्मिक अनुभाग ने आदेश जारी किया है। पीसीएस कुष्म चौहान को हरिद्वार का सिटी मजिस्ट्रेट बनाया गया है। वहीं अपूर्वा सिंह को उपजिलाधिकारी देहरादून बना दिया गया है। तो देश की राष्ट्रपति का देहरादून स्थित राष्ट्रपति आशियाना विश्व स्तरीय पार्क के रूप में अब आम जनता के लिए खोला जाएगा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जून में करीब 132 एकड़ के पार्क की आधारशिला रखेंगी। देहरादून के राजपुर रोड स्थित राष्ट्रपति आशियाना को मल्टी थीम पब्लिक पार्क बनाए जाने के लिए मोहर लग गई है, जिसके तहत राष्ट्रपति आशियाना और उपवन वाटिका आम जनमानस के लिए खोले जाना प्रस्ताव। इसी दिशा में जिला प्रशासन, स्टेक होल्डर्स, होटल और रेस्टोरेंट व्यवसायियों के अलावा टैक्सी मैक्सी संचालकों के साथ संवाद स्थापित किया जा रहा है, ताकि विश्व स्तरीय सार्वजनिक पार्क के निर्माण का स्वरूप किया जा सके। देखिए 3 चरण है इसमें पंचायत प्रोजेक्ट के। पहला तो प्रोजेक्ट आशियाना को पब्लिक के लिए वहाँ पर हमारे हॉर्स स्टेबल्स भी होंगे, तो वहाँ पे बच्चों को हॉर्स की कैसा बिहेवियर रहता है, ह्यूमन एनिमल बिहेवियर, किस तरह से भी अपकीप देम, वो सारी एक्टिविटीज से एजुकेट करना। थर्डली जो हमारा लोअर स्टेट है आशियाना स्टेट का ही, दैट इज एसेंशियली अ फॉरेस्ट है, तो वहाँ पर इन सिटू कंजर्वेशन करते हुए कैसे उसको वॉकवेज में इको पार्क में तब्दील करना है। और जो मुख्य सबसे बड़ा फीचर है वो है अक्रॉस आशियाना जो हमारा 132 एकर्स का फार्म है, उसको एक मल्टी थीम पब्लिक पार्क में डेवलप करके पब्लिकली डेडिकेट करना। सो टाइमलाइंस इनिशियली हैव बीन केप्ट फॉर एन ईयर, बट जैसे हमारा डिजाइन फाइनलाइज हो जाएगा। ये मैं माननीय डीएम साहब का धन्यवाद करता हूँ, माननीय राष्ट्रपति महोदय का धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना आशियाना जो है हम लोगों पब्लिक के लिए यहाँ पे एक पार्क के रूप में खोलने का जो निर्णय लिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और डीएम साहब का विशेषकर आभारी हूँ कि आपकी सोच जो यहाँ के प्रति है, देहरादून जिले के प्रति जो आप सोच रहे हैं, और जो इससे जो मेन फ़ायदा होना है ये हम ट्रांसपोर्टर का होना है, चाहे उसमें टैक्सी व्यवसायी हो, चाहे ऑटो वाला हो, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे बस वाला हो, क्योंकि हमें एक साइट सीइंग का एक अलग पॉइंट मिलेगा। और इसमें जो डीएम साहब ने हम लोगों से जो हमारे विचार मांगे थे, हमने अपने अपने विचार उसमें रखे। उसमें होटल एसोसिएशन के भी थे, हम लोग भी थे, सारे लोग थे, और हम लोगों ने अपने अपने विचार उसमें रखे। और हम लोगों ने यही मेन ये रखा कि जो हमारा उत्तराखंड की जो मेन थीम है उसमें दिखाई जाए, क्योंकि टूरिस्ट सबसे पहले देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे, देहरादून रेलवे स्टेशन,
कि आईएसबीटी पे जो आता है यात्री वो मसूरी घूमने जब जाता है तो बाय राजपुर रोड जाता है, और राजपुर रोड पे मेन पॉइंट पे ये खुल रहा है आशियाना, और टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा एक अट्रैक्टिव पॉइंट रहेगा और हम लोगों का भी इससे बिजनेस बढ़ेगा। उधर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में सचिवालय में 7वीं स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान 1 अप्रैल से आरंभ होने वाले नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने राज्य के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 के तहत प्रभावी कनेक्टिविटी के लिए सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को प्रोत्साहित करने और पिटकुल और यूपीसीएल की मदद से ऑप्टिकल ग्राउंड वायर के उपयोग को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बिजली के खंभों पर एरियल केबल्स के रेगुलराइजेशन के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क को जल्द से जल्द लागू करने के लिए आईटी विभाग, यूपीसीएल, शहरी विकास विभाग और स्मार्ट सिटी को निर्देश भी दिए। उधर रुद्रपुर में बीजेपी पार्षद शिवकुमार गंगवार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसको लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा सबके सामने है। कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी के और भी कई नेताओं पर भी पूर्व में इस तरह के आरोप लगे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। भाजपा के सल्ट और चंपावत के मंडल अध्यक्षों, लालकुआं दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा और आदित्य राज सैनी जो इनका ओबीसी प्रकोष्ठ का सदस्य है बहादुराबाद का, इन चारों के ऊपर नाबालिग बच्चियों के साथ दुराचार का आरोप पुष्ट होने के बाद अब एक और भाजपा नेता पर आरोप लगा है। पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है रुद्रपुर के वार्ड नंबर 8 से पार्षद शिवकुमार गंगवार के ऊपर। इनके ऊपर 2 महिलाओं ने होली के दिन छेड़खानी का आरोप लगाया है और कहा है कि उनको फिजिकली और सेक्सुअली अब्यूज किया गया शिवकुमार गंगवार के द्वारा। लेकिन हैरत की बात यह है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभी तक शिवकुमार गंगवार की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और ना ही संगठन ने उन पर कोई फैसला सुनाया है। रुद्रपुर के तमाम भाजपा नेता बिलों में घुसकर बैठे हुए हैं। उधर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफा देने के बाद उत्तराखंड में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। पार्टी ने अपने नियम के तहत प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा लिया है। कांग्रेस पार्टी अपने गालीबाज आज हम किसी भी अपने ग्राहकों को सर्विसेज देनी चाहते हैं तो वो प्रॉपर नहीं दे पाते हैं और इसका बर्डन हमारे साथियों पे पड़ता है। उधर नवनिर्वाचित मेयर अनीता अग्रवाल ने नगर निगम के विभिन्न कार्यालयों और फूल वाटिका का निरीक्षण किया, जहां गंदगी और अव्यवस्था देखकर उन्होंने कड़ी नाराजगी भी जताई। कार्यालयों में फैली गंदगी, दीवारों पर पान तंबाकू की पीक और शौचालयों की बदहाल स्थिति देख उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को फटकार लगाई और तुरंत सफाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश भी दे दिए। उधर बॉलीवुड के मशहूर सिंगर हनी सिंह हाल ही में हरिद्वार पहुंचे। यहां उन्होंने नीलेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव की आराधना की। उन्होंने मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक कर खास पूजा अर्चना की। इस दौरान वो महादेव की भक्ति में लीन दिखे। हनी सिंह ने सीएम धामी के निर्देश पर नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की सराहना की। साथ ही हरिद्वार पुलिस की नशे के खिलाफ हो रही कार्रवाई को भी सराहा। हनी सिंह ने युवाओं से नशे से दूर रहने की गुजारिश भी की। Johnny Singh, Johnny Singh, Johnny Singh, Johnny Singh, Johnny Singh, Johnny Singh. उधर हल्द्वानी में कुमाऊं कमेटी की अध्यक्षता में हुई रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बैठक में हल्द्वानी शहर के 6 रूटों पर सिटी बस संचालन को हरी झंडी मिल गई है। हल्द्वानी शहर की बढ़ती आबादी को देखते हुए शहर के आंतरिक मार्गों पर सिटी बस चलाने को लेकर अब तय हो गया है कि जून महीने से शहर में सिटी बसें दौड़ेंगी। कुमाऊं कमिश्नर ने कहा कि हल्द्वानी के मुखानी, लामाचौड़, 3 पानी सहित पूरे शहर के 6 रोडों पर सिटी बस चलाई जाएंगी। के ऑफिसर्स, बाकी स्टेक होल्डर्स, अन्य ट्रांसपोर्टर्स वो सब भी मौजूद थे। तो पहला निर्णय तो ये हुआ है कि
हल्द्वानी में 6 अलग अलग रूट्स पे जिनका नोटिफिकेशन हो चुका है सिटी बस चलाई जाए, जिसके लिए आवेदन मांगे गए थे। बहुत अधिक संख्या में आए तो जो रूट्स हैं उस पर 20% के हिसाब से हमने इनिशियली अलाउ किया है, और 21 जून तक इसकी जो हम चाहेंगे कि 21 जून तक ये यहाँ पे सिटी बस सेवा चल जाए 21 तारीख को। और इसमें जो कंडीशंस रखी गई हैं, जो यूरो 6 की कंडीशंस हैं लेटेस्ट या सीएनजी, वो उसको फॉलो करेंगे। 3 महीने के अंदर अपनी बस खरीदेंगे और इसको चलाएंगे। तो हरिद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। उप जिलाधिकारी के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने भाईचारा होटल से लेकर जमालपुर खुर्द के मुख्य मार्ग तक अतिक्रमणकारियों को नोटिस थमा दिया है। 10 से 15 दुकानदारों और अवैध कब्जाधारियों को 3 दिनों के अंदर अपना अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया गया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि तय समय के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया है और प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा कब लेने वाली है। देखिए, कांग्रेस क्या कहती है, कांग्रेस को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा अनुशासन के तहत अपना कार्य करती है। लेकिन मैं कांग्रेस से भी पूछना चाहती हूँ, क्या कांग्रेस ने कभी अपने किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर अनुशासन का डंडा चलाने का काम किया है? उनके गालीबाज विधायक, गालीबाज अध्यक्ष, क्या उनके ऊपर भी कांग्रेस पार्टी कभी कोई अपनी कार्रवाई करने का काम करेगी? हमने मांग की थी उनसे कि हरीश धामी जी ने जो विधानसभा के बाहर प्रांगण में खड़े होकर के गाली देने का काम किया था, तो कांग्रेस हिम्मत दिखाए उनको निष्कासित करने की। मुझे लगता है कि कांग्रेस नहीं करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और अनुशासन के तहत और नियम के तहत कार्रवाई करने का काम करती है। तो आरोप लगाने का काम कांग्रेस ना करे, कांग्रेस पहले झांके। तो कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आशीष नौटियाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के नेता मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए मुख्यमंत्री के साथ अपनी सेटिंग और संसाधन जुटाने में जुट गए हैं। जिस विधायक की सेटिंग सबसे अधिक होगी वही मंत्रिमंडल में शामिल होगा। आपको बता दें कि प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं का बाजार गरमाने लगा है। बड़े खुश हुए प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफा देने से कि शायद अब उन्हें मंत्री पद मिल जाएगा। इसकी विधायक है, चलो खुश होना चाहिए। उन्हें भी अगर मौका मिलता है और वो 2-4 दिन खुशी में रहते हैं तो अच्छी बात है, खुश रहे। लेकिन अब देखिए मुख्यमंत्री जी के साथ कौन सेटिंग कर पाता है, कौन जो संसाधन चाहिए होते हैं वो जुटा पाता है। तो 22 तारीख को सीएम धामी के अल्मोड़ा दौरे को लेकर जिला मजिस्ट्रेट ने अधिकारियों की बैठक बुलाई। बैठक में आगामी अल्मोड़ा दौरे से जुड़े सभी तैयारियों पर चर्चा की गई। धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर सीएम धामी अल्मोड़ा पहुंचेंगे। इस दौरे के दौरान सरकार ने अपने 3 वर्षीय कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों का प्रचार प्रसार करने और आगामी योजनाओं का शुभारंभ करने का निर्णय लिया है। ये आपदा प्रबंधन से जो क्षति हुई थी और हमारी जो वनाग्नि एक बड़ी घटना होती है अल्मोड़ा में, उसके लिए हम लोग यहाँ बहुत से कार्य कर रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं। तो जो पुराने कुछ फंड रिलीज करना था उसके बारे में कुछ फंड रिलीज हो चुका है, कुछ अभी भी बाकी था, उसके लिए हमारी बैठक हो रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ 22 तारीख को आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है 23 मार्च को राज्य सरकार के 3 साल पूरे हो जाएंगे और इस अवसर पे राज्य सरकार द्वारा जो कार्य किए गए उनके प्रचार प्रसार और लोगों को जो सुविधाएं दी जानी है उसके लिए प्रावधान किया गया है। जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं, उनकी समस्याएं सुनी जा रही हैं, प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं और संभवतः माननीय मुख्यमंत्री जी 22 तारीख को अल्मोड़ा से पूरे राज्य के लिए इस अभियान की शुरुआत करेंगे। तो निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद पहली बार राजधानी देहरादून में नगर निगम बोर्ड बैठक आयोजित की गई। बैठक में मेयर सौरभ थपलियाल, नगर आयुक्त नमामि बंसल समेत जिले के 100 वार्डों के पार्षदगण भी मौजूद रहे। बैठक में उन तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई जो नगर निगम के इस कार्यकाल में महत्वपूर्ण साबित होंगे। अब जल्द ही स्वच्छता सर्वेक्षण भी किया जाना है, जिसके चलते ज़्यादातर विषय शहर के भीतर सफाई व्यवस्था को और भी बेहतर बनाने को लेकर रहे। मेयर सौरभ थपलियाल के अनुसार बैठक के उपरांत सभी पार्षदगण समस्याओं का निराकरण करना निगम की प्राथमिकता रहेगी। पहली बोर्ड बैठक है और इसमें कई तरह की हमारी जो समस्याएं हैं अपने पार्षद गणों ने वो रखी हैं, सफाई को लेकर और तमाम अपने कुछ अन्य प्रकार की जो समस्याएं हैं उनको लेकर यहाँ पर कई प्रस्ताव हमने पास भी किए हैं। और अभी तो लंच ब्रेक हुआ है, अभी ये सदन और अभी चलने वाला है। तो इस तरह की जो अपनी समस्याएं आएंगी
सामने आएंगी और जिन में प्रस्ताव पारित किए जाएंगे तो उसकी लिस्ट आप सब लोगों को भी उपलब्ध हो जाएगी। अगर आपके भी बैंक से संबंधित कुछ काम छूटे हुए हैं तो उन्हें जल्द से जल्द पूरा करा लें, वरना आपको थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने 23 मार्च को मध्य रात्रि से 25 मार्च की मध्य रात्रि तक 2 दिवसीय हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में 24 और 25 मार्च को बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह से ठप पड़ सकती हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन से जुड़े पदाधिकारियों ने देहरादून में प्रेस वार्ता की। इस दौरान यूएफबीयू के संयोजक और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन के अध्यक्ष ने बताया कि बैंक कर्मचारी नौकरी की सुरक्षा, बैंक में स्थायी नौकरियों की आउटसोर्सिंग बंद किए जाने जैसी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने का कदम उठा सकते हैं। दूसरी चीज हमारी डिमांड है कि रिक्रूटमेंट, अभी ये 1 महीने से हमारा ऑल ओवर इंडिया में देशव्यापी प्रदर्शन चल रहा है, जो कि 24 और 25 मार्च को हमारा ये हड़ताल का प्रोग्राम है। इसमें सर हमारे कुछ ऐसी मांगे हैं जो कि सरकार ने पहले तो मान ली थी, लेकिन अभी वो पीछे हट रही। आप देख रहे होंगे कि जो आज विभिन्न विभागों में, जैसे आरबीआई है, एलआईसी है, डीएफएस है और केंद्र के जितने भी विभाग हैं, वहाँ पे 5 डे वर्किंग चल रहा है। लेकिन हमारे जो 12वीं वेतन समझौता आईबीए के साथ हुआ था, उसमें ये था कि हम भी इस वेतन समझौते के बाद आपको ये 5 डे बैंकिंग का लागू कर देंगे। लेकिन आज हमारा इस दुर्भाग्य है कि आज तक हमें आज रोड पे आना पड़ रहा है। दूसरी चीज़ हमारा ये है सर, आज हमारे बैंकों में वो जो कर्मचारी या अधिकारियों का जो रिक्रूटमेंट है बहुत सालों से प्रॉपर नहीं हो रहा है। आज हम किसी भी अपने ग्राहकों को सर्विसेज देनी चाहते हैं तो वो प्रॉपर नहीं दे पाते हैं और इसका बर्डन हमारे साथियों पे पड़ता है। उधर नवनिर्वाचित मेयर अनीता अग्रवाल ने नगर निगम के विभिन्न कार्यालयों और फूल वाटिका का निरीक्षण किया, जहां गंदगी और अव्यवस्था देखकर उन्होंने कड़ी नाराजगी भी जताई। कार्यालयों में फैली गंदगी, दीवारों पर पान तंबाकू की पीक और शौचालयों की बदहाल स्थिति देख उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को फटकार लगाई और तुरंत सफाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश भी दे दिए। उधर बॉलीवुड के मशहूर सिंगर हनी सिंह हाल ही में हरिद्वार पहुंचे। यहां उन्होंने नीलेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव की आराधना की। उन्होंने मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक कर खास पूजा अर्चना की। इस दौरान वो महादेव की भक्ति में लीन दिखे। हनी सिंह ने सीएम धामी के निर्देश पर नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की सराहना की। साथ ही हरिद्वार पुलिस की नशे के खिलाफ हो रही कार्रवाई को भी सराहा। हनी सिंह ने युवाओं से नशे से दूर रहने की गुजारिश भी की। Johnny Singh, Johnny Singh, Johnny Singh, Johnny Singh, Johnny Singh, Johnny Singh. उधर हल्द्वानी में कुमाऊं कमेटी की अध्यक्षता में हुई रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बैठक में हल्द्वानी शहर के 6 रूटों पर सिटी बस संचालन को हरी झंडी मिल गई है। हल्द्वानी शहर की बढ़ती आबादी को देखते हुए शहर के आंतरिक मार्गों पर सिटी बस चलाने को लेकर अब तय हो गया है कि जून महीने से शहर में सिटी बसें दौड़ेंगी। कुमाऊं कमिश्नर ने कहा कि हल्द्वानी के मुखानी, लामाचौड़, 3 पानी सहित पूरे शहर के 6 रोडों पर सिटी बस चलाई जाएंगी। के ऑफिसर्स, बाकी स्टेक होल्डर्स, अन्य ट्रांसपोर्टर्स वो सब भी मौजूद थे। तो पहला निर्णय तो ये हुआ है कि हल्द्वानी में 6 अलग अलग रूट्स पे जिनका नोटिफिकेशन हो चुका है सिटी बस चलाई जाए, जिसके लिए आवेदन मांगे गए थे। बहुत अधिक संख्या में आए तो जो रूट्स हैं उस पर 20% के हिसाब से हमने इनिशियली अलाउ किया है और 21 जून तक इसकी जो हम चाहेंगे कि 21 जून तक ये यहाँ पे सिटी बस सेवा चल जाए 21 तारीख को। और इसमें जो कंडीशंस रखी गई हैं, जो यूरो 6 की कंडीशंस हैं लेटेस्ट या सीएनजी, वो उसको फॉलो करेंगे। 3 महीने के अंदर अपनी बस खरीदेंगे और इसको चलाएंगे। तो हरिद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। उप जिलाधिकारी के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने भाईचारा होटल से लेकर जमालपुर खुर्द के मुख्य मार्ग तक अतिक्रमणकारियों को नोटिस थमा दिया है। 10 से 15 दुकानदारों और अवैध कब्जाधारियों को 3 दिनों के अंदर अपना अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया गया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि तय समय के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया
तो बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। उधर जिला मुख्यालय में उत्तराखंड जल संस्थान संविदा श्रमिक संगठन के आह्वान पर अधिशासी अभियंता कार्यालय परिसर पौड़ी में संविदा श्रमिकों का चल रहा धरना प्रदर्शन अधीक्षण अभियंता जल संस्थान के आश्वासन के बाद स्थगित हो गया है। तो संविदा श्रमिकों ने मामले में जल संस्थान के अधीक्षण अभियंता से मुलाकात की। संबंधित ठेकेदार की मौजूदगी में अधीक्षण अभियंता के साथ संविदा श्रमिकों की बैठक हुई, जिसमें संविदा श्रमिकों ने संस्थान प्रबंधन पर श्रमिकों के हितों से खिलवाड़ किए जाने का आरोप भी लगाया। संविदा कर्मियों के द्वारा जो धरना चल रहा था उनसे आज वार्ता की गई है। उनकी मुझसे ये थी कि जो श्रम आयोग की बढ़ी हुई दरें हैं, ठेकेदार उनको उस दरों से भुगतान नहीं कर रहे थे, जबकि हमारे मुख्य महाप्रबंधक के द्वारा 10 अक्टूबर को ये फैसला किया गया था कि इनको बढ़ी हुई दरें दी जाएंगी। तो ठेकेदारों को निर्देशित कर दिया गया है कि ये बढ़ी हुई दरों का भुगतान करें और ठेकेदारों के द्वारा 4 दिन का जो इनका वीकली वो बनता है वो भी नहीं दिया जा रहा था, उसकी भी कहा गया कि उसको भी दें और जो बैलेंस है बढ़ी हुई दरों का और जो पुरानी दरों का है वो भी इनको दिया होगा। तो सर आपके द्वारा जो यहाँ पे मतलब जो आपके ऑफिस जो वहाँ पे एक्शन ऑफिस में धरना प्रदर्शन चाहते, क्या आश्वासन दिया उन्होंने और कब तक इसको मतलब सुझाव किया जाएगा, जब कब तक? अभी इन्होंने इनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि धरना का स्थगित कर दिया गया है और मंडे को 23 मार्च को इनका भुगतान कर दिया जाएगा। देखिए, जो संविदा श्रमिक यहाँ पे आंदोलनरत थे तो उनकी मांग थी कि उनको अप्रैल 2024 से मिनिमम वेजेस जो बढ़ा हुआ है श्रम विभाग के नियम अनुसार वो दिया जाए, क्योंकि डिपार्टमेंट के द्वारा ठेकेदार को भुगतान किया ही नहीं गया और बार बार ठेकेदारों द्वारा डिपार्टमेंट से ये मांग की जाती रही कि आप मिनिमम वेजेस पे हमें भुगतान करें ताकि हम अपने श्रमिकों को वो भुगतान कर सकें। तो अब जाके कहीं विभाग में एक सहमति बनी है आज और विभाग ने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर वो जो मिनिमम वेजेस के हिसाब से जो बढ़ा हुआ पैसा है वो कॉन्ट्रैक्टर को भुगतान करेंगे और जैसे ही वो भुगतान करेंगे 24 घंटे के भीतर कॉन्ट्रैक्टर अपने श्रमिकों को भुगतान देगा। इन सब विषयों को लेकर आज धरना स्थगित कर दिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।